नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रैपिड रिवीजन कोर्स में नेक्स्ट क्लास है। अब तक जो हमने किया है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक किया है। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इंडिया, दैट इज भारत। जो आर्टिकल 2 है वो नए स्टेट को ऐड करने की बात कहता है, और जो आर्टिकल 3 है एग्जिस्टिंग स्टेट में ही कुछ फेरबदल करने की बात करता है। और जो आर्टिकल नंबर 4 है वो आर्टिकल 2 और 3 अनुच्छेद 2 और 3 की से रिलेटेड बात करता है। जब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 5 की, मतलब नागरिकता की, सिटीजनशिप की, और नागरिकता की किसी भी के लिए, और नागरिकता किसी भी पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? जो लोग बाहर जाते हैं, मतलब फॉरेन जाते हैं, और वहां जाते ही वो परमानेंट रेजिडेंट पीआर की लेने की कोशिश करते हैं। अब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है जो नागरिकता है? जैसे भारतीय संविधान की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 15 की बात करते हैं, 16 की बात करते हैं, 19, 29 और 30। ये 5 ऐसे राइट हैं, मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के लोगों के लिए है, जो लोग सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनके लिए है। और किसी भी देश के लिए जो पॉपुलेशन है वो बहुत जरूरी है, डिसाइडिंग फैक्टर है वो पॉपुलेशन होती है, और जो लोग वहां रहते हैं उनकी नागरिकता होनी भी जरूरी है। इसलिए जो सिटीजन्स का एक्ट है, जो पार्ट है हमारे संविधान के अंदर, वो बनाया गया। अब किस किस को नागरिकता मिलेगी और कैसे मिलेगी, यह भी एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। जब आर्टिकल नंबर 5 की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 5 है वो क्या कहता है? वो सभी भारत के नागरिक होंगे जिसके पास डोमिसाइल ऑफ इंडिया होगा, और डोमिसाइल ऑफ इंडिया के साथ साथ उसकी एक रिक्वायरमेंट भी है। क्या? या तो वो खुद भारत की धरती पर जन्मा हो, या फिर उनके पेरेंट्स जन्मे हो, या फिर वो 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल पहले, यानी इस तारीख से पहले 5 साल 1945 भारत में रहा हो, यहां से वो भारत की धरती पर रहता हूं, उस बेसिस पर उसको नागरिकता मिल सकती है। ये आर्टिकल नंबर 5 कहता है। जब इससे जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसकी हम बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 6। जो आर्टिकल नंबर 6 है वो कहता है जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, और पाकिस्तान की भी डेट डिसाइड है, क्या? जुलाई 1948। इस डेट से पहले जो लोग पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान से जो लोग वापिस आए थे, मतलब पाकिस्तान और इंडिया, यहां फेरबदल हुआ था मास पॉपुलेशन लेवल पर। जो मास लेवल पर जो पॉपुलेशन थी उसका फेरबदल हुआ था। बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे। जो लोग पाकिस्तान से आए थे इस तारीख से पहले, तो उनके पास भारत की नागरिकता होगी, यह आर्टिकल नंबर 6 कहता है। और इसी के साथ जो आर्टिकल नंबर 7 है वो ओवरराइडिंग पावर है आर्टिकल नंबर 5 और 6 की। और ओवरराइडिंग पावर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें जो डिसाइडिंग फैक्टर बनती हैं। जो लोग पहले पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन वहां रहना उनके लिए स्टेबल नहीं रहा, तो वो दोबारा से मुड़कर इंडिया आ गए, तो उस बेसिस पर भी वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। लेकिन शर्त कि जो गवर्नमेंट अप्रूवल, उनके जो कागज थे, उनके डॉक्यूमेंट थे, उनके ऊपर मिलनी चाहिए। जहां गवर्नमेंट की अप्रूवल होगी, जहां गवर्नमेंट की अप्रूवल होगी, वहीं उस पीपल को, उस आदमी को नागरिकता मिलेगी। इससे अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 8। अब ये वो आर्टिकल है जो आर्टिकल नंबर 8 है जो बताता है ओवरसीज सिटीजन्स, ओसीआई। अब ये क्या चीज है? जो लोग भारत से बाहर रहते हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने पाकिस्तान की बात कर ली है, और जब का पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों आते हैं। इन दोनों से बाहर कोई लोग रहते हैं, मान लीजिए
इंडिया के लोग यूएस में रहते हैं, तो उनकी नागरिकता कैसे डिसाइड होगी? उनकी नागरिकता डिसाइड होगी, उनको जो इंडिया की एम्बेसी है, किसी भी देश में जो इंडिया की एम्बेसी होती है वहां पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है कि हां हम इंडिया के नागरिक हैं और इस सरजमी पर रह रहे हैं। यह है आर्टिकल नंबर 8। अब इसके बाद जो बात करते हैं आर्टिकल नंबर 9 की, तो आर्टिकल नंबर 9 है वो डुअल सिटीजनशिप को रोकता है। अब डुअल सिटीजनशिप क्या है? मैं जब आपको साइलेंट फीचर बता रहा था, बोरोड फीचर बता रहा था, वहां मैंने आपको एक चीज बताई थी, इंडिया फॉलो करता है सिंगल सिटीजनशिप। अब ये सिंगल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है हमने लिया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, और जो यूएस है वो फॉलो करता है डुअल सिटीजनशिप। अब डुअल सिटीजनशिप और सिंगल सिटीजनशिप में क्या फर्क है? डुअल का मतलब है यूएस और यूएस के स्टेट, जैसे कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जो ये जो स्टेट्स हैं इनकी भी अपनी सिटीजनशिप है और यूएस की अपनी सिटीजनशिप है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। मतलब जो सिटीजनशिप है उसमें इंडिया और हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, जो ऐसे ये स्टेट्स हैं इनकी अपनी कोई सिटीजनशिप नहीं है। वो सिटीजनशिप है सिर्फ और सिर्फ इंडिया की, जिसको कहते हैं हम नो डुअल सिटीजनशिप, मतलब सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 10, कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप राइट। जो ये राइट थे 5 to 9 ये चलते रहेंगे। कब तक? 26 जनवरी 1950। यहां तक के जो राइट प्रोवाइड करवाए गए हैं उसकी जिम्मेदारी होगी संविधान की। इसके बाद कोई भी चेंज होगा सिटीजनशिप के एक्ट में तो आर्टिकल नंबर 11 का यूज होगा। और वहां जब आर्टिकल नंबर 11 का यूज होगा तो वहां पार्लियामेंट को पावर दे दी कि आप सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई लॉ बना सकते हो। 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई एक्ट बनता है, कोई बिल बनता है सिटीजनशिप से रिलेटेड, उसकी पावर पार्लियामेंट के पास चली जाएगी। यही आर्टिकल नंबर 11 कहता है। अब आप देखिए, पार्लियामेंट पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप। और उसी के बाद 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया और इस एक्ट में डिसाइडिंग फैक्टर हुआ कि कैसे सिटीजनशिप मिलेगी और कैसे लॉस होगी। और वही जो सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 2019 में, वो क्या कहता है? वो भारत के नागरिकता देने के लिए बात करता है। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो आए हैं तो जो पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जो इन मुल्कों से जो लोग आए हैं, कौन से धर्म के? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। मतलब वहां मुस्लिम को छोड़ दिया गया है। वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है, ये मेजोरिटी में यहां लोग मुस्लिम हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। वहां की माइनॉरिटी को अगर वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, ये सभी लोग इंडिया में आकर रहेंगे तो यहां पर जो नागरिकता है वो उनको मिल सकती है। ये अमेंडमेंट लाया गया। और इसके बाद अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है? भारत की नागरिकता 5 तरीके से मिल सकती है। सबसे पहला है बर्थ। अगर कोई आदमी भारत की धरती पर जन्मा हो तो उसको नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अदरवाइज अगर वो भारत की सरजमी पर ना जन्मा हो तो उसका जो एक पेरेंट है वो भारत का नागरिक तो होना चाहिए और उसका जो बर्थ है 1987 और 2003 के बीच में हो। अगर किसी बच्चे का, क्योंकि 2003 के बाद तो हम कहेंगे किसी बच्चे का जो जन्म है वो कहीं बाहर हुआ है लेकिन वो भारत की नागरिकता चाहता है तो उसका एक जो पेरेंट्स है वो सिटीजन होना चाहिए भारत का, और अदर जो है, दूसरा जो है
वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट का जो तरीका है वो भारत में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। जब आप असम, वेस्ट बंगाल का जो एरिया देखोगे तो वह आपको ढेर सारे इलीगल माइग्रेंट्स मिलेंगे। वहीं जो नेक्स्ट तरीका है वो है बाय डिसेंट, लिंगेज बेसिस पर। अगर आपके फादर, मदर या फिर दादा परदादा अगर वो भारत के नागरिक रहे हो तो उसके बेसिस पर भी आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। नेक्स्ट जो तरीका है वो है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन कैसे? अगर आपने भारत के नागरिक से शादी कर ली हो 7 साल पहले, तो उस बेसिस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए। सेकंड, अगर आप 7 साल से भारत में रह रहे हो तो उस बेसिस पर भी आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। नेक्स्ट जो है इंडियन ओरिजिन, अगर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वो भारत के नागरिक रहे हो तो उस बेसिस पर भी, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। उसके बाद है नेक्स्ट जो है नेचुरलाइजेशन। अब आप भारत के अंदर रह रहे हो और काफी समय से रह रहे हो, लेकिन आपको इन सभी चीजों के बारे में नहीं पता और आपको 11 साल से रह रहे हो और अगले 1 साल में आपके ऊपर कोई भी एफआईआर, कोई भी इलीगल माइग्रेंट का कोई केस आपके ऊपर ना हो, तो उस बेसिस पर आपको नागरिकता मिल सकती है। नेक्स्ट जो लास्ट जो तरीका है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर भारत किसी विदेशी धरती पर कब्जा कर ले, जैसे सिक्किम के ऊपर किया था, उसमें अमेंडमेंट किया था 35 अमेंडमेंट 1975, तो उस बेसिस पर जो सिक्किम के जो लोग थे उनकी नागरिकता भारत की हो गई थी ऑटोमेटिकली। अब हमने ये तो देख लिया कि भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है, और जो नेक्स्ट जो तरीका है कि भारत की नागरिकता चली भी सकती है, लॉस भी हो सकता है भारत की नागरिकता का, वो 3 बेसिस है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भारत की नागरिकता किस किस बेसिस पर ले सकते हैं और कितने बेसिस पर ले सकते हैं, और भारत की नागरिकता कैसे हम खो सकते हैं, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। वो 3 तरीके हैं, और उसमें जो पहला तरीका है वो है रिनिकेशन, टर्मिनेशन और डेप्रिवेशन। पहला जो तरीका है वो है त्याग। त्याग का मतलब मैं भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता हूं और किसी दूसरे धरती पर जाकर रह रहा हूं, तो उस बेसिस पर भारत की जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, उसका त्याग हो सकता है। दूसरा है टर्मिनेशन। आप भारत के नागरिक थे और आपने दूसरे देश की नागरिकता ज्वाइन कर ली, जैसे आमतौर पर जो लोग वो कर लेते हैं, इंडिया में रह रहे हैं उसके बाद यूएस में जाकर वहां की नागरिकता ले लेते हैं, तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है वहां जाकर। नेक्स्ट जो तरीका है वो है डेप्रिवेशन। अगर आपने इलीगल तरीके से या भी फ्रॉड करके भारत की नागरिकता ली है और उसका पता इंडिया में पता लग जाता है कि ये जो तरीका था ये गलत था इसका, तो उसकी जो सिटीजनशिप है उसको खत्म कर दिया जाता है, और जो पावर होती है सिटीजनशिप की वो होती है होम मिनिस्ट्री के पास। ये सारी चीजें हमने देखी कि कैसे हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं और कैसे हमारी भारत की नागरिकता खत्म हो सकती है। इसके बाद रैपिड रिवीजन कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल राइट। वो आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आ रहे हैं। क्या होते हैं फंडामेंटल राइट, कितने फंडामेंटल राइट होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट, और उसका हिंट हम आपको यहीं दे देते हैं। तो फंडामेंटल राइट है वो कोर एरिया होते हैं किसी भी राइट के। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, देन लीगल राइट, और उसके बाद आता है नेचुरल राइट, जो धरती पर आते ही किसी भी पर्सन को मिल जाते हैं। देन ह्यूमन राइट। अब इन सब का जो डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि क्या होते हैं फंडामेंटल राइट और क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आरडोर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आरडोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें बहुत सारा मोरल सपोर्ट मिले और आपके लिए ऐसे ही जो रैपिड रिवीजन कोर्स है
जैसे हमने पॉलिटी का शुरू किया है, ऐसे ही रैपिड रिवीजन कोर्स आपके लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का भी हम शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड धन्यवाद।